हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फिटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और ये टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट थर्ड रहने वाला है। इसके पहले मैंने दो पार्ट इस पर दे रखा है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। और फ्रेंड्स, ये जो पार्ट 2 जहाँ पर ख़त्म हुआ है, उससे आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम इस पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% पूछा ही जाता है और पूछा भी जाएगा। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर नहीं जाए, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको NSTI में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को, यानी कि इस पूरे सीरीज को ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब इस पार्ट थर्ड को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किस विधि द्वारा पट सतह की चमकदार फिनिशिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैपिंग। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि लैपिंग के बारे में समझते हैं। तो मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद भी अधिक परिशुद्ध फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे लैपिंग कहते हैं। लैपिंग का प्रयोग प्रायः पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, गेज ब्लॉक, वाल्व सीट, मशीन औजारों के गाइड व स्लाइड मार्ग आदि पर अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। लैप सामग्री के रूप में ज़्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ढलवा लोहा, यानी कि कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। लैप सामग्री के रूप में ज़्यादातर कास्ट आयरन का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हैंडल जिसमें डाई को पकड़कर घुमाते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डाई स्टॉक। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो डाई स्टॉक के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका प्रयोग बाहरी चूड़ी काटते समय डाई को पकड़ने तथा उसे घुमाने के लिए किया जाता है। इसकी बॉडी पर डाई के पकड़ने और समायोजित, यानी कि एडजस्ट करने के लिए सेट स्क्रू लगे होते हैं। कार्य के अनुसार डाई स्टॉक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड डाई स्टॉक, दूसरा होता है एडजस्टेबल डाई स्टॉक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। सामान्यतः हैंड टैप सेट में निम्नलिखित संख्या में टैप समाविष्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो खराद पर चूड़िए हैंड टैपों के सेट द्वारा
काटी जाती है। एक सेट में सामान्यतः 3 टैप होते हैं और उन्हें एक के बाद एक बारी बारी से प्रयोग किया जाता है। टैप नंबर 1 को टेपर टैप कहते हैं, जो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 टैप प्रयोग करते हैं, जिसे प्लग टैप कहते हैं, तथा अंत में नंबर 3 टैप प्रयोग किया जाता है, जिसे बाटमिंग टैप कहते हैं। पहले 2 टैप चूड़ी की रुक्ष कटाई करते हैं, जबकि अंतिम टैप उन्हें साइज में लाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55। 3 टैपों के एक सेट में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेपर टैप की तली में अधिकतम टेपरित चूड़ियाँ होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो 3 टैपों के एक सेट यानी कि एक टैप सेट में टेपर टैप की तली में अधिकतम टेपरित चूड़ियाँ होती है। हैंड टैप एक कटिंग टूल है, जिसकी सहायता से किसी सुराख में हाथ द्वारा ही उसे दक्षिणावर्त घुमाकर आंतरिक चूड़ियाँ काटी जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56। ड्रिल को इसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सैंक के द्वारा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ड्रिलों को उनके सैंक द्वारा मशीन पर पकड़ा जाता है। सामान्यतः ड्रिलों के सैंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेपरित, दूसरा होता है बेलनाकार या स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 57। ड्रिल ऑपरेशन में धातु को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपरूपण और उत्सारण द्वारा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ड्रिल ऑपरेशन में धातु को अपरूपण और उत्सारण द्वारा हटाया जाता है। ड्रिलिंग मशीन की वह मुख्य संक्रिया है जो घूमते हुए स्पाइरल फ्लूटेड ड्रिल या स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल द्वारा ठोस धातु में छिद्र के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 58। टेपर सैंक ड्रिल्स रिमर्स लेथ केंद्र पर किस प्रकार का मोर्स टेपर प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि MT0 से MT4। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करते हैं डिस्कस। तो लेथ सेंटर टेपर सैंक ड्रिल एवं रिमर्स में मोर्स टेपर MT0 से MT4 तक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 59। व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिग का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि जिग के बारे में समझते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिग एक ऐसी युक्ति यानी कि डिवाइस है जो जॉब पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन करते समय कटिंग टूल को पकड़ता है, सहारा देता है,
लोकेट करता है तथा गाइड भी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए कौन से जिग प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि रिंग जिग के बारे में समझते हैं। तो इस जिग का उपयोग फ्लैंजदार वृत्ताकार भागों पर छेद करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्यखंड को जिग प्लेट और क्लैंपिंग बोल्टों के द्वारा बर्मा बूस के साथ निर्धारित किया जाता है। ड्रिल बूस के द्वारा टूल को गाइड करते हुए छेद कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। थ्रेड के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेलिक्स कोण के नाम से जाना जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो थ्रेड के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के कोण को हेलिक्स कोण कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं पिच के बारे में, समझते हैं। तो एक चूड़ी के सेंटर में दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको पिच कहते हैं। अब लीड के बारे में समझते हैं। तो स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी लीड कहलाती है। सिंगल स्टार्ट वाली चूड़ी में लीड और पिच बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाली इसकी ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाली ऊपरी सतह को क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में से पाइप थ्रेड के मानक स्वरूप की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि BSP। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का प्रयोग गैस एवं वाटर पाइपों के जोड़ों के लिए किया जाता है। अगला है BSP थ्रेड की चूड़ी का जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है। अगला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का प्रयोग कंपन वाले स्थानों पर अधिक किया जाता है। अगला है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड यानी कि BA थ्रेड का जो चूड़ी का जो कोण होता है, यानी जो थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 47.5 डिग्री होता है। अगला है BA थ्रेड का प्रयोग सूक्ष्म कंपोनेंट्स और मेजरिंग गेजों के लिए किया जाता है। अगला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड की चूड़ी का जो एंगल यानी कि जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। जब अनुप्रयुक्त भार सदैव एक ही दिशा में होता है तो किस प्रकार के थ्रेड को वरीयता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बट्रेस थ्रेड की वरीयता दी जाती है।
अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जब अनुप्रयुक्त भार सदैव एक ही दिशा में होता है तो बट्रेस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी वाइसों के स्पिंडल पर किया जाता है। बट्रेस थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एक में चूड़ी है, एक में चूड़ियों में चूड़ियों का एंगल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 29 डिग्री। यानी कि जो एकमी जो चूड़ी होता है इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, तो वो 29 डिग्री का होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक में चूड़ियों की आकृति वर्गाकार चूड़ियों का विकसित रूप है। इसके चूड़ी का जो एंगल यानी कि जो कोण जो होता है वो 29 डिग्री होने के कारण इस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां इसके साथ मिलने वाले नट शीघ्रता से लगाना हो। यह चूड़ी अधिक लोड सहन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मीट्रिक पेंच में पिच व्यास पर पेंच की मोटाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पिच का आधा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मीट्रिक पेंच में पिच व्यास पर पेंच की मोटाई पिच का आधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट्रेस थ्रेड का कोण यानी कि एंगल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 45 डिग्री होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ दिया गया है चूड़ी के प्रकार और दूसरी तरफ उसका एंगल यानी कि कोण दिया गया है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ इसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। उसके बाद ब्रिटिश एसोसिएशन इसका जो एंगल होता है वो होता है 47.5 डिग्री होता है यानी कि बीए थ्रेड का। अगला है बट्रेस थ्रेड, तो इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। उसके बाद एकमी थ्रेड और ये वाला जो है एकमी थ्रेड और बट्रेस थ्रेड ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकमी जो थ्रेड होता है एकमी थ्रेड इसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किसी थ्रेड के प्रभावी व्यास को कौन सी विधि द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ एबव यानी कि उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पहला है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा, दूसरा है 3 वायर मेथड के द्वारा, तीसरा है 2 वायर मेथड के द्वारा। अब आइए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो बाह्य चूड़ी के प्रभावी व्यास या पिच व्यास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक विधि अपनाई जा सकती है। पहला है थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड, दूसरा है 2 वायर मेथड, तीसरा है 3 वायर मेथड। अगला है 2 तार विधि यानी कि 2 वायर मेथड से प्रभावी व्यास ज्ञात करने में व्यास मापी मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। टर्न बकल में चूड़ी हेलिक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड बी। अब देख लेते हैं दोनों कौन कौन सा। तो लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड दोनों। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो टर्न बकल में चूड़ी हेलिक्स वामावर्ती तथा दक्षिणावर्ती दोनों होता है। अगला है
टर्नबकल, रस्सियों, केबलों, टाई राइड्स और अन्य तनाव युक्त प्रणालियों के तनाव या लंबाई को समायोजित करने का एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। चूड़ी की कैचिंग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थ्रेड कटिंग इन लेथ, यानी कि लेथ में चूड़ी कर्तन से संबंधित है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के लिए थ्रेड कैचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। टूल को बार बार एक ही रास्ते पर चलाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे थ्रेड कैचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। नीचे सूचीबद्ध औजारों में से HSH पेंच को दृढ़ीकृत करने के लिए उत्तम औजार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एलन की। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो HSH पेंच को दृढ़ीकृत करने के लिए उत्तम औजार एलन की है। अब समझ लेते हैं एलन कुंजी यानी कि एलन की के बारे में समझ लेते हैं। तो यह एक सरल उपकरण है जिसका प्रयोग बोल्ट और शिकंजा को उसके सिर में हेक्सागोनल सॉकेट के साथ कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर यह हाई कार्बन स्टील के हेक्सागोनल रॉड के एक टुकड़े से बनता है जो स्क्रू के सॉकेट में आसानी से फिट होने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक द्वि प्रारंभन थ्रेड के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लीड पिच से दुगुना होता है। द्विप्रारंभन थ्रेड यानी कि डबल स्टार्ट थ्रेड। अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डबल स्टार्ट थ्रेड यानी कि द्विप्रारंभन थ्रेड के लिए लीड पिच से दुगुना होता है, जैसे कि L बराबर 2P, यानी कि लीड बराबर 2 इंटू पिच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ISO मीट्रिक थ्रेड हैज़ एन एंगल ऑफ, यानी कि ISO मीट्रिक थ्रेड में इसका जो कोण है वो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 डिग्री। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ISO मीट्रिक थ्रेड में 60 डिग्री का कोण होता है। इस थ्रेड की गहराई 0.614 इंटू पिच होती है। ये सिमेट्रिक V शेप का थ्रेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किसके द्वारा निर्मित जोड़ एक अस्थायी जोड़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थ्रेडेड। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्रेडेड द्वारा निर्मित जोड़ अस्थायी जोड़ होता है। इसमें किसी बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर जॉब को स्थिर गति से घुमाकर और औजार को जॉब के प्रति चक्कर चूड़ी की पिच की दर पर आगे बढ़ाते हुए हेलिकल खांचा काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। प्रति इंच थ्रेड की संख्या की जांच किसके द्वारा की जा सकती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्रू पिच गेज के द्वारा की जा सकती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रति इंच थ्रेड की संख्या की जांच स्क्रू पिच गेज द्वारा की जाती है। इसे थ्रेड गेज भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग स्क्रू चूड़ी की पिच अथवा लीड को मापने में होता है। यह पेंच पर या टैप किए गए छेद में थ्रेड की पिच का निर्धारण करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले। एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।